नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स पार्ट 2 कर लेते हैं क्विक रिवीजन सीरीज का। पृष्ठ तनाव के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पृष्ठ तनाव अपमार्जक जो होते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट की बात हो रही है यहाँ पर। और तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा तो बूंद गोल बनी रहेगी और अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो बूंद फैल जाएगी। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव ही गोल होती है। इंपॉर्टेंट है, यही हमने बताया कि अगर पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो बूंद गोल रहेगी और पृष्ठ तनाव कम होगा तो बूंद छितरा जाएगी यानी कि फैल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की यानी कि केशकत्व की। तो केशकत्व के मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक कपड़ा रख दिया, ठीक है, एक बाउल में यानी एक कटोरे में कपड़ा रख दिया, इसको यहाँ से डुबाओ तो कपड़ा ये पूरा डूबता तो सिर्फ इतना ही हिस्सा है। या फिर ऊपर की ओर भी कर देंगे कपड़ा और इसमें डुबो देंगे, पूरा गीला हो जाएगा जबकि डूबेगा नीचे का ही हिस्सा। ये कहलाता है केशकत्व कहलाता है। तो इसके उदाहरण देख लो। केमिकल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशकत्व के कारण ही संभव है और केशकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाएं एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचते हैं। अब बात करते हैं दाब की कि दाब क्या होता है। दाब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल, यानी कि दाब सीधे सीधे याद रखो लंबवत बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू एफ बाई ए, P इक्वल टू एफ बाई ए, P इक्वल टू एफ बाई ए, यानी कि F हो गया लंबवत बल, A हो गया क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो दाब होगा कम और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब होगा ज़्यादा। तो यही लिखा है, दाब और क्षेत्रफल में इनवर्स संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ये पेन है, इससे हम इस साइड से पेन से आपको यहाँ पर चुभोएं तो यहाँ पर आपको महसूस ज़्यादा होगा, और यदि कोई मतलब पेन बंद है इस मोटे सिरे से आपको टच करें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है, आपका दाब डालेगा जब तो कम दाब डालेगा। लेकिन अगर पतली चीज़ है यानी कि पिन है कोई, तो पिन का एरिया होगा कम और वो जब कहेंगे तो चुभ जाती। क्यों? वो दाब ज़्यादा डालती है। बल ज़्यादा डालती है ज़रूरी नहीं है, दाब ज़्यादा डालती है, इसलिए वो हमें चुभती है। अपने यहाँ कहा भी है ना, देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर। वो क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि एरिया जिनका कम वो दाब ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, जिस पार्टी के विधायक कम वही सबसे ज़्यादा दाब डालते हैं कि मैं चला जाऊंगा पार्टी छोड़ रही तो होता है। इस तरह से हर जगह यही सिस्टम है। वायु दाब को वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर से नापते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है बस, ये कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है बैरोमीटर। और किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना, मतलब कहीं पे वायु दाब गिर जाए यानी कि निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाए तो इसका मतलब है उस क्षेत्र में आंधी तूफान आने वाला है। ये इम्पोर्टेंट है। अचानक से नहीं कहते कि बिल्कुल सब कुछ थम सा गया है, तो तूफान से आने से पहले शांति, इसका मतलब होता है निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर हवाएं चलेंगी तो आंधी तूफान तो आना ही आना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरंग से बात करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे होती हैं बिना किसी माध्यम से यानी कि निर्वात में चल सकती हैं, और इनकी चाल, यही क्वेश्चन आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसके बार होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और एक और इसी में क्वेश्चन आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें या फिर ट्रांसवर्स वेव्स इंग्लिश में कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन इससे अब सब इंपॉर्टेंट ही है। विद्युत की तरंगों की अवधारणा तो किसके द्वारा दी गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन, मैक्सवेल के द्वारा।
इसके बाद पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी, तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है, इसीलिए तो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स में ज़्यादातर उपयोग लाल रंग का करते हैं और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगें हैं जिसका अनुभव अपने कानों के द्वारा कर सकते हैं, माध्यम के बिना ये नहीं चलती हैं, यानी कि निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो ये कि वायु में ध्वनि तरंगें कैसी हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य हैं। अनुप्रस्थ कौन थी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगें। इसके बाद ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, अपश्रव्य तरंगें, तो ये भी इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाएगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग तो वो कहलाएगी अपश्रव्य तरंग, और अपश्रव्य तरंग मनुष्य के कान नहीं सुन सकेंगे, इंफ्रासोनिक अपश्रव्य। अब अपश्रव और पराश्रव में कंफ्यूज हो जाते हो तो सुन लो उसका जुगाड़ क्या है। पहले श्रव तरंग देख लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग श्रव तरंग कहलाती है और इन्हें ही मनुष्य सुन सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पराश्रव तरंगों की, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, वो कहलाती हैं पराश्रव। परा मतलब होता है ना, पराकाष्ठा, किसी को पार कर जाना, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो पराश्रव, उससे नीचे होगा तो 20 हर्ट्ज से भी नीचे होगा तो क्या कहलाएगा, अपश्रव। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पराश्रव तरंग को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ को तथा बिल्ली द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन आया है कि ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होगी, तो मैक्सिमम जब ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है तो जितना ज़्यादा ठोस माध्यम उतनी ज़्यादा चाल, तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे